नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बढ़ते कोविड केस के बीच आप सरकार सख्त। कल किए थे 8वीं तक स्कूल बंद, आज भी कई कड़े फैसले। आप नेता आतिशी ने लिकर पॉलिसी पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी शासित कई राज्यों पर साधा निशाना। दिल्ली में हर दिन वैक्सीनेशन का आदेश। अब अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय अवकाश हो, रविवार को भी नहीं होगी छुट्टी। नोएडा के शॉपिंग मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। 14 लड़कियां 7 लड़के गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वाइफ ने की अपने 2 मासूमों को मारने की कोशिश, फिर खुद भी किया सुसाइड। और गाजियाबाद पुलिस ने किया सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश। एक फ्लैट से 2 सट्टेबाज गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में लगातार पैर पसार रहे कोविड को लेकर अब दिल्ली सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने जहां कल एक और दिल्ली के 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, तो वहीं अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को क्या कुछ नए सख्त निर्देश दिए हैं, इसी को लेकर आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखिए। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं
तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज़ है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह और वो ठीक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ़ है। तो अगर ये सेफ़ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100 हज़ारों हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहाँ जहाँ करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दें, वो तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतज़ाम कर दें, उनको अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतज़ाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज़ में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरा गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाज़त देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग ज़रूर इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी दिल्ली में इन दिनों दिल्ली सरकार की लीकर पॉलिसी पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। जहां बीजेपी दिल्ली सरकार की लीकर पॉलिसी को लेकर आप पर निशाना साध रही है, तो वहीं आज आप नेता आतिशी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बीजेपी शासित राज्यों की एक लिस्ट पेश करते हुए कहा कि इन राज्यों में शराब पीने की उम्र दिल्ली में घोषित की गई उम्र से भी कम है।
भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग एज है वो आप क्यों कम कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन जब हम अलग अलग राज्यों की ड्रिंकिंग एज देखने जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा शासित कई राज्यों में ड्रिंकिंग एज दिल्ली से भी कम है। आप अगर देखिए गोवा और हिमाचल प्रदेश, दोनों राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे लीगल ड्रिंकिंग एज 18-21 साल है। तो जब दिल्ली लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल करती है तो भाजपा वाले क्यों विरोध करते हैं? मैं बताती हूं आपको कि क्यों विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज जब दिल्ली में अक्सर रेस्टोरेंट्स में या दुकानों में 21 साल की उम्र से ज़्यादा लेकिन 25 साल की उम्र से कम के लोग जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए या दुकानों से खरीदने के लिए, तो उन रेस्टोरेंट से और उन दुकानों से हफ्ता लिया जाता है कि भाई हफ्ता दे दो, 21 साल से कम 25 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पे शराब खरीदने आ रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं। इसलिए उन दुकानों के साथ, उन रेस्टोरेंट्स के साथ, उन क्लब से पूरी हफ्ता वसूली होती है और वो हफ्ता वसूली भाजपा के नेताओं के पास जाती है। तो अगर दिल्ली सरकार लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल कर देगी और उसके बाद तो 21 साल से उम्र के ज्यादा के लोग जब लीगली किसी भी रेस्टोरेंट से अल्कोहल खरीद सकते हैं, किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, तो उन दुकानों का हैरेसमेंट खत्म, उन क्लब्स का हैरेसमेंट खत्म, उनकी हफ्ता वसूली खत्म और भाजपा की उससे होने वाली इनकम भी खत्म। दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि अप्रैल महीने में छुट्टी के दिन यानी कि रविवार को और किसी भी राजकीय अवकाश के दिन भी लोग कोविड का टीका लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से अधिक के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि कोई भी 45 साल की उम्र से अधिक का शख्स कोविड का टीका लगवाने से छूटे। देश भर में बढ़ते कोरोना केस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के बाद अब वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी हर दिन वैक्सीनेशन को संभव बनाने के लिए आदेश जारी किया है। ऐसे में अब किसी भी दिन कोरोना वैक्सीन सेंटर पर छुट्टी नहीं होगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अब राजकीय अवकाश या रविवार की भी छुट्टी नहीं होगी। इन दिनों में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराया जा सकेगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि छुट्टी के इन दिनों में भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर मोनिका राणा की ओर से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीडीएमओ को आदेश दिया गया कि वे जिलों में तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करवाने की व्यवस्था करें। फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर मोनिका राणा की ओर से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीडीएमओ को आदेश दिया गया कि वे जिलों में तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करवाने की व्यवस्था करें। कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार अब अप्रैल के महीने में कोई भी गजटित यानी कि राजकीय अवकाश नहीं होगा, बल्कि सेंटरों पर हर दिन वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। वहीं दिल्ली में अगर कोरोना केस की बात करें तो गुरुवार को कोरोना के करीब 2800 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 11,036 पर पहुंच गई, जबकि संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,65,000 को पार कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। नोएडा पुलिस ने नोएडा सेक्टर 61 के शॉपिक्स मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के एक धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि इस मॉल में स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने इस पूरे रैकेट का कैसे भंडाफोड़ किया और इस मामले में कितने लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया है।
स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। आपत्तिजनक हालत में मिले महिलाएं और पुरुष। मौके से नशे का सामान भी बरामद। पुलिस ने पहुंचाया सबको हवालात। जी हां, दिल्ली से सटे नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल नोएडा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 61 स्थित शॉपलेक्स मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक स्थिति में 14 लड़कियां और मॉल के मैनेजर समेत 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपत्तिजनक वस्तुएं और नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। देखिए, नोएडा कम स्टेट में स्पा के नाम पर देह व्यापार चलाने वाले सेंटर्स पे पहले भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। काफ़ी सेंटर्स पे, इस तरह के सेंटर्स पे छापेमारी की गई थी और जो आरोप देह व्यापार का था वो सही पाया गया था, उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद भी आज सूचना मिली थी कि सेक्टर 61 में जो शॉपलेक्स मॉल है, यहाँ पे निर्वाणा नाम का एक स्पा चल रहा है और उस सूचना पे SCP-1, SCP-2, AH2 की टीम, हमारी महिला थाने की टीम, इन सब लोगों ने यहाँ पे छापेमारी की और इस संयुक्त कार्रवाई में हम लोगों ने यहाँ पे जो देह व्यापार का आरोप था वो सही पाया है। यहाँ पे बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें कमरे से बरामद हुई, नारकोटिक्स के सब्सटेंस भी बरामद हुए हैं और यहाँ पे 7 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इसके अतिरिक्त जो इसका मालिक है, जो चलाता है, और उसका जो मैनेजर है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। 9 लोग हम लोगों ने अभी अरेस्ट किए हैं। यहाँ से 14 महिलाएं यहाँ थी, उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, देखिए, ये इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन बीच में ये बंद कर दिया करते थे। जब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी तो बंद कर देते थे, उसके बाद इसको चोरी छिपे चला रहे थे। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। सर, मॉल के मैनेजर और जो मेंटेनेंस वाले उनकी भी देखी जाएगी। मॉल के जो स्टाफ हैं, मॉल का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो मैनेजर है, इसके संलिप्तता के बारे में भी पता कर रहे हैं हम लोग और कोशिश ये है कि अगर ये संलिप्त पाए जाएंगे तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, नोएडा पुलिस के द्वारा लगातार जो है इन चीज़ों पर कार्रवाई की जाती है, तो आगे भी इस चीज़ पर चलते। देखिए, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। अगर स्पा सेंटर के नाम पे इस तरह की बातें कहीं भी की जाएगी, इस तरह के देह व्यापार का धंधा कहीं भी होगा, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसमें जितना संभव हो पाएगा वो सख्ती से सख्ती की जाएगी। सर, कुल मिला के कितने लोग पकड़े गए हैं? यहाँ पे 14 तो महिलाएं हैं इसमें और 9 लोग हैं। तो बेसिकली महिलाओं की संलिप्तता देखी जाएगी कि उसके बाद उनके हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज जो हमारे 9 लोग हैं जो यहाँ पे भी पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि यहां पर चल रहे सेक्स रैकेट की सूचना को सही पाया गया है और इस छापेमारी में 14 महिलाएं और 7 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मॉल का मैनेजर भी शामिल है और दूसरे लोग यहां के ग्राहक हैं। इसके अलावा पुलिस को मौके से नशीले पदार्थ और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई है। पुलिस ने फिलहाल सभी को अरेस्ट कर लिया है और मामले में कार्रवाई कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट, नोएडा। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की पत्नी ने सुसाइड कर लिया। हालांकि इससे पहले पत्नी ने अपने 2 मासूम बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। हालांकि दोनों बच्चे घर के ही बाथरूम में बेसुध हालत में मिले हैं। इस सुसाइड के पीछे क्या कुछ वजह है, इसको टटोलने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कहां पर हुआ, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के घिटोरनी इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली और हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि उसने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को जान से मारने की कोशिश भी की और बाद में फिर खुद पंखे से लटककर जान दे दी। दोनों बच्चे बेसुध हालत में बाथरूम में मिले। बताया जा रहा है कि जब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल सुनील घर वापस पहुंचे तो दरवाजा बंद था और काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने आनन फानन में बच्चों को बेसुध हालत में ही अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं अपने यहीं घर के बाहर ही था तो एक PCR वैन आई थी।
पीसीआर वैन आके उस बिल्डिंग के पास गई तो मैं पीछे पीछे उसके चला गया। जाकर जिनकी वाइफ थी वो पुलिस में थे, उनके साथ उनसे बात हुई, क्या हाल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात होगी, ऊपर चले गए उसके साथ। जा कर के वहाँ उसका डोर लॉक था, बंद करके उसने 2-3 बार बजाया, हमने बजाया, नहीं आया। फिर जो पुलिस कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे आईओ साहब आएंगे तब हम इसको रूम को तोड़ेंगे, ताला तोड़ेंगे। उसके अंदर से गेट लगी हुई थी चटकनी। जो हमारे यहाँ के बीट अफसर है परवीन जी, वो आए, उन्होंने आके बोला कि कल्लू दरवाज़ा तोड़ दो। मैंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर परवीन ही गया था सबसे पहले, और उसके साथ एक और था। जाकर देखा वहाँ पे तो अंदर एक रूम था, उसके अंदर एक और रूम था। वहाँ पे वो लेडीज़ थी जो वो लटकी हुई थी, उसके नीचे थोड़े पैर टिके हुए थे, पंखे से लटकी थी। पंखे से लटकी थी। और उसके अंदर एक रूम के अंदर जो बाथरूम होता है अटैच, उसमें बच्चे को मुंह से चुन्नी जो होती है उससे बांधे हुए थे दोनों, और थोड़ा थोड़ा बच्चों के चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था। फिर उनको उठा करके लेके आए, बाहर लेके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसा कि अभी उनसे बात हुई थी मेरी पुलिस वालों से, उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा है जो वो सीरियस है, और बच्चा बड़े वाला जो है वो थोड़ा भी ठीक है। जो उनके पति थी उनसे कुछ बात हुई कि किस बात को लेकर के ये सब हुआ था? ये वो बता रहा था कि मैं गांव से अभी आया हूँ, सुबह गया था। उसने आके गेट बजाया 6 बजे के करीब, तो गेट ओपन नहीं हुआ। वो आकर नीचे आके फिर उसने वो ड्रिंक चालू कर दी, अपनी ड्रिंक करने लगा, और अभी तक उसने ड्रिंक करी थी, फुल टाइट है। शाम को 8 बजे तक उसने 2 घंटे में दारू पिया थी। और कितने बजे लगभग आप लोग वहाँ पे दरवाज़ा तोड़े थे? ऐसा हम गए थे जी 7:30 बजे के करीब, 7:30। और अंदर कोई सुसाइड नोट या फिर ऐसा कुछ मिला, दिखा आपको? ऐसा कुछ नहीं मिला। वहाँ पर जो हमारे साथ अंदर गए थे वो एक पुलिस वाले ने वीडियो भी बनाई थी, जैसे कि एक सेफ्टी वीडियो बनाते हैं, एक वो वीडियो भी बनाई थी। जो बच्चे की कंडीशन थी उसको किस तरह से चुन्नी लगाएगा? हाथ पैर बांधे गए थे क्या? नहीं, हाथ पैर नहीं, उसको मुंह को बांधा हुआ था पूरा। दोनों ही बच्चों को? दोनों बच्चों को। लगभग बहुत उसको इधर नाक के पास थोड़ा बहुत उसको बच गया होगा, जैसे कहते बचाने वाला भगवान है, तो उससे थोड़ा बहुत। कितनी उम्र होगी लगभग बच्चों की? एक बच्चे की 3 महीने की थी और एक की 4 साल की थी। अच्छा, सुशील क्या करता था, कहाँ पर पोस्टर कुछ है पता? सुशील दिल्ली पुलिस में ही है, अभी ऑन ड्यूटी है। शुरुआती तौर पर सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मौके से कोई भी सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। वहीं दिल्ली पुलिस भी इस मामले में अभी तक कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। हालांकि आसपास के लोगों ने ऑफ कैमरा बताया है कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इनकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। फिलहाल पुलिस कांस्टेबल सुनील से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस मृतक राजेश कुमारी के माता पिता को भी सूचना दे चुकी है, और इस घटना की सही वजह क्या है इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इंदिरापुरम की सोसाइटी के एक फ्लैट में सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है। पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर रेड मारी और 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सटोरियों के पास से 3 लैपटॉप, कुछ मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बरामद किए हैं। आपको दिखाते हैं कि ये लोग सट्टेबाजी का पूरा रैकेट कैसे चला रहे थे। पुलिस गिरफ्त में आए ये वो शातिर सट्टेबाज हैं जो लंबे वक्त से पुलिस की नाक के नीचे एनसीआर में सट्टेबाजी का धंधा चला रहे थे। गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम की पॉश विंस्टर सोसाइटी के एक फ्लैट से इन दोनों को धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने फ्लैट में छापेमारी कर इन दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लैपटॉप और कई एटीएम और क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये सभी लोग आईपीएल में होने वाले क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते थे, और जिस वक्त पुलिस ने इन्हें पकड़ा उस वक्त ऑनलाइन बैटिंग पर सट्टा लगाया जा रहा था। कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में विंसर कबाना सोसाइटी है, उसके फ्लैट के अंदर कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन बैटिंग का धंधा चला रहे हैं।
सूचना पे पुलिस ने जब वहाँ जाकर के जांच पड़ताल की तो वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 लैपटॉप और कुछ पासबुक रजिस्टर्स, इनके पास से कुछ 25-30 जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी IDs हैं, स्टैम्प्स हैं और भी कुछ ऐसे दस्तावेज़ बरामद हुए हैं जो इनके असली भी हैं और नकली भी साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में भी फोर्जरी करना पाया गया है। इसमें बेसिकली ये लोग हैं जो ऑनलाइन IDs बना करके लोगों को बेचा करते थे पैसों में, उनसे फिर ऑनलाइन गेम कराया करते थे और हार जीत का एक तरीके से ऑनलाइन बैटिंग या इसको सट्टे का नाम भी दिया जा सकता है। इसी तरीके से ये लोग लोगों के साथ में ठगी या जुए का काम कर रहे थे। जी, किस तरीके की गेम खिलाते थे? जैसे आप बता रहे थे कैसीनो टाइप होता था, घर में कैसीनो एक तरीके से लोगों के लिए देखिए ये पूरा ही जो इनका है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ये साइबर के माध्यम से ये पूरी चीज़ें कर रहे थे और इसमें जो है IPL के ऑनलाइन जो क्रिकेट मैचेस हैं वो भी हैं और भी अन्य ऐसे गेम हैं जो ऑनलाइन व्यक्ति खेल सकते हैं। आपने बताया था कि कैसीनो की तरह इन्होंने, जैसे लोग कैसीनो जाते थे, अब कैसीनो जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस तरीके का क्या सिस्टम बनाया था? देखिए इसमें यही था कि ये लोग IDs दिया करते थे, लोगों को कहते थे कि आप इसमें पैसे लगा करके खेलिए और जैसे कसिनो में होता है कि आप जीत गए तो पूरा पैसा आपका जो भी आपने लगाया है और हार गए तो इन लोगों का होता था। तो ठीक उसी मॉडस ऑपरेंडी के आधार पे ये लोग पूरा ये अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी इनके 3 अन्य साथी फरार हैं और पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सट्टेबाजों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। जांच में पता चला है कि इनके खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी पाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है ताकि सट्टेबाज गिरोह से जुड़े सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी वो तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।